नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। यूपी चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। विरोधियों के आगे झुकने को तैयार नहीं ब्रिटिश पीएम, इस्तीफे की सलाह देने वाले मंत्री को किया बाहर। बकरीद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, विवादित जगहों पर न हो कुर्बानी, कांवड़ यात्रा पर दिए यह सख्त निर्देश। दिल्ली सरकार ने शुरू की मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम, श्रमिकों को मिलेगी बेहतर जिंदगी। और काली विवाद के बीच अब नीलामणि में क्ले का एक और नया ट्वीट आया सामने, शिव पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया। और अब खबरों पर बात विस्तार से। यूपी चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और इस दौरान वे 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचों को दुरुस्त करने और जीवन को सुगम बनाने से जुड़ी हैं। जानते हैं क्या है उनका कार्यक्रम। प्रधानमंत्री अपराह्न 2 बजे एलटी कॉलेज वाराणसी में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई घर का उद्घाटन करेंगे। इसकी क्षमता 1 लाख विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न में भोजन तैयार करने की है। और पीएम मोदी 2:45 पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का दौरा करेंगे, जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम 4 बजे सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जाएंगे, जहां पर वह 1800 करोड़ रुपए से अधिक की बहु परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम की ओर से जारी बयान के अनुसार पीएम मोदी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 590 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें वाराणसी स्मार्ट सिटी और शहरी परियोजनाओं के तहत कई पहल शामिल हैं, जिनमें स्नान घाट के निर्माण के साथ साथ पहले चरण में नमो घाट का पुनर्विकास, 500 नावों के डीजल और पेट्रोल इंजनों का सीएनजी में रूपांतरण, पुरानी काशी के कामेश्वर महादेव वार्ड का पुनर्विकास और गांव हरहुआ दास में 600 से अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण। लहरतारा चौक घाट फ्लाईओवर के तहत तैयार किया गया नया वेंडिंग जोन और अर्बन प्लेस दशाश्वमेध घाट पर पर्यटन सुविधा और बाजार परिसर निर्माण आदि शामिल है। बयान में कहा गया है कि वह जिले में सीवरेज और जलापूर्ति में सुधार से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के बयान के अनुसार उद्घाटन की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र का द्वितीय चरण, महगांव में ITI, रामनगर में सरकारी बालिका गृह, दुर्गाकुंड में सरकारी महिला वृद्धाश्रम में थीम पार्क आदि शामिल है। और इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बड़ा लालपुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट और सिंघौरा में गैर आवासीय पुलिस स्टेशन भवन सहित विभिन्न पुलिस और सुरक्षा अग्नि परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मिर्जा मुराद चौलापुर में छात्रावास के कमरे, बैरक का निर्माण, जनसा और कपसेठी पुलिस थाने और पिंडरा में अग्निशमन केंद्र की इमारत का उद्घाटन करेंगे। विद्यार्थियों के आगे झुकने को तैयार नहीं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन लगता है कि वह हथियार डालने के मूड में नहीं है। जॉनसन ने लेवलिंग अप हाउसिंग एंड कम्युनिटीज सेक्रेटरी माइकल गोवे को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। पीएम का यह कदम बागी कैबिनेट पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गोवे के इस्तीफे की जानकारी एक फोन कॉल के जरिए दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम के एक सहयोगी ने बताया कि गोवे ने यह बात मीडिया में जाहिर कर दी थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है। जॉनसन के सहयोगियों ने गोवे पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि आप पीएम से इस्तीफा देने के लिए कहें और फिर यह बात मीडिया में बता दें, तो इसके बाद आप कैबिनेट में बने रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। बता दें, बोरिस जॉनसन को बुधवार को संसद में भी विरोधी सांसदों के हमलों से दो चार होना पड़ा। हालांकि जॉनसन ने स्पष्ट कर दिया, कठिन परिस्थितियों में किसी प्रधानमंत्री का काम जब आपको भारी जनादेश सौंपा गया है, आगे बढ़ते रहना है और मैं यही करने जा रहा हूं। मंत्रियों सहित कई अन्य सहयोगियों के पद छोड़ने से जॉनसन की मुसीबत बढ़ती प्रतीत हो रही है। जॉनसन के कई सहयोगियों ने उनके नेतृत्व को चुनौती दी है। इन इस्तीफों के बावजूद जॉनसन पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जॉनसन ने शिक्षा मंत्री एन जहावी को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया और साथ ही घोषणा की स्टीव बार्कले देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे।
बकरीद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि बकरीद, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा सहित आगामी पर्वों और त्योहारों के दृष्टिगत सतत सतर्क सावधान रहना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के साथ पेश आए और माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। उन्होंने आगामी त्योहार बकरीद पर कुर्बानी के लिए पहले से स्थान के चिन्हांकन पर जोर देते हुए कहा कि तय स्थान के अतिरिक्त कहीं और, खासकर के विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। मुख्यमंत्री ने बुधवार को यहां अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जोनल पुलिस महानिरीक्षकों, मंडलायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों के साथ बकरीद, नागपंचमी, रक्षाबंधन, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा आदि के दृष्टिगत कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की है। एक सरकारी बयान के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों से बकरीद, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा सहित आगामी पर्वों व त्योहारों के दृष्टिगत तैयारियों, कार्य योजना और व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। आदित्यनाथ ने कहा कि विगत दिनों रमजान माह में अलविदा की नमाज और ईद के अवसर पर धार्मिक कार्यों से यातायात प्रभावित नहीं हुआ। कई जनपदों में स्थान का अभाव होने से पर बेहतर समन्वय के साथ पालियों में नमाज अदा हुई। इस प्रयास की पूरे देश में सराहना हुई है। इस बार बकरीद के मौके पर हमें यही व्यवस्था लागू रखनी होगी। पीस कमेटी की बैठक कर लें, मीडिया का सहयोग लें ताकि शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति के साथ पेश आए और माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि पर्व त्योहार में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, धार्मिक परंपरा, आस्था को सम्मान किया जाए, किंतु नई परंपरा ना शुरू हो। दिल्ली सरकार ने शुरू की मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम। दिल्ली के श्रमिकों को बेहतर जिंदगी देने के लिए दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दिल्ली कंस्ट्रक्शन बोर्ड के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनका अपस्किलिंग करेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को मिशन कुशल कर्मी नाम की इस स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा के एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन और कालका जी से विधायक अतिशी, डीएसयू की उप कुलपति प्रोफेसर निहारिका वोहरा और कंस्ट्रक्शन बोर्ड के सचिव अरुण कुमार झा उपस्थित रहे। श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी द्वारा सिंप्लेक्स, नरेडको और इंडिया विजन फाउंडेशन के साथ निर्माण श्रमिकों, राजमिस्त्रियों आदि को कुशल कारीगर बनाने के लिए शुरू किया गया ये प्रोग्राम बेहद खास है। इस प्रोग्राम के जरिए 15-15 दिन के एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए श्रमिकों की अपस्किलिंग का काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत एक साल में 2 लाख श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से अपस्किलिंग के साथ श्रमिकों की आय में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही निर्माण कंपनियों को अच्छे स्मार्ट तरीके से काम करने वाले श्रमिक मिलने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम भी बेहतर होगा, वेस्टेज कम होगा और भरपूर बचत भी होगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान श्रमिकों की दिहाड़ी का नुकसान न हो, इसके लिए ट्रेनिंग पूरा करने के बाद सभी श्रमिकों को 4200 रुपए भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग कुछ सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए फीस लेते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार में हम अपने श्रमिक भाई बहनों को सीखने के लिए पैसे दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आमतौर पर ऐसा होता है कि लोगों को ट्रेनिंग लेने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाना होता है, लेकिन देश में यह पहली बार है जब कोई यूनिवर्सिटी वहीं आकर श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है जहां श्रमिक काम कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन और कालका जी से विधायक अतिशी ने यह कहा कि डीएसयू द्वारा किया गया ये कार्यक्रम बेहद खास है और इस कार्यक्रम के मध्य में हम उन निर्माण श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे जो हमारे देश और शहरों के निर्माता हैं। काली विवाद के बीच अब लीना मणिमिकलई का एक नया ट्वीट सामने आया है। मां काली मां विवाद को जन्म देने वाली फिल्म डायरेक्टर लीला मणिमिकलई ने एक बार फिर ट्वीट किया है। लीना ने इस ट्वीट में भगवान राम और मां पार्वती का धूम्रपान करते हुए एक सीन दिखाया हुआ है। लीना के ट्वीट पर लोग उन्हें मामले में और घेरते हुए दिख रहे हैं। लीना ने गुरुवार सुबह 7:15 पर ट्वीट कर एक फोटो शेयर किया। इस ट्वीट पर उन्होंने लिखा,
कहीं और। वहीं इसी ट्वीट पर जिस फोटो को लीना ने शेयर किया है उसमें भगवान शिव और मां पार्वती का रोल प्ले करने वाले दो शख्स सिगरेट पीते दिख रहे हैं। लीना के इस ट्वीट पर आम जनता से लेकर राजनेताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लीना के इस ट्वीट पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, ये रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में नहीं है बल्कि ये जानबूझकर उकसावे का मामला है। उन्होंने आगे लिखा, हिंदुओं को गाली देना, धर्मनिरपेक्षता, हिंदू आस्था का अपमान, उदारवाद। लीना का हौसला केवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस, टीएमसी उनको सपोर्ट करेगी। बता दें कि टीएमसी ने अब तक महुआ मोइत्रा पर एक्शन नहीं लिया है, बस उनके बयान से दूरी बना ली है। बता दें कि लीना मणिमिकलई वही शख्स हैं जिन्होंने काली विवाद को जन्म दिया है। लीना ने फिल्म काली का पोस्टर ट्वीट किया था। इस ट्वीट में मां काली सिगरेट पीते दिख रही थी। लीना के इस ट्वीट पर विवाद को बढ़ते देख ट्विटर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने लीना के इस पोस्ट को हटा दिया है। हम यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अभी तक की हेडलाइंस। यूपी चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। विरोधियों के आगे झुकने को तैयार नहीं ब्रिटिश पीएम, इस्तीफे की सलाह देने वाले मंत्री को किया बाहर। बकरीद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, विवादित जगहों पर न हो कुर्बानी, कांवड़ यात्रा पर दिए यह सख्त निर्देश। दिल्ली सरकार ने शुरू की मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम, श्रमिकों को मिलेगी बेहतर जिंदगी। और काली विवाद के बीच अब नीला मणिमिकलई का एक और नया ट्वीट आया सामने, शिव पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इंसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू यादव की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। बुधवार की रात 10 बजे उन्हें एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका शरीर लॉक हो गया है, बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि एम्स में पहले भी लालू यादव का लंबे समय तक इलाज हुआ है, इसलिए एम्स के डॉक्टर उनके पिता की बीमारियों के बारे में अवगत हैं। तेजस्वी यादव के अनुसार लालू प्रसाद के शरीर में 3 जगहों पर फ्रैक्चर है, इससे उनके बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उन्हें कई सारी दवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इन दवाओं का असर हार्ट और किडनी पर नहीं पड़े, इसके लिए उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया है, जहां उनके पूरे शरीर का चेकअप होगा। उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज के लिए यहां से सिंगापुर ले जाने के लिए भी बात की जाएगी। उन्हें छाती में भी दिक्कत है, 2-3 दिनों तक बुखार भी रहा, हालांकि अब स्थिति में पहले से कुछ सुधार जरूर है। तेजस्वी ने कहा कि अगर 2-4 सप्ताह में लालू यादव की सेहत में और सुधार हो जाए तो हम सिंगापुर लेकर जाएंगे। लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि चिंता मत कीजिए, उनका इलाज किया जा रहा है, सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि वह जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो वहीं बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पारस अस्पताल में जाकर लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। नीतीश कुमार लालू यादव को देखकर भावुक हो गए और कहा कि वह मेरे पुराने साथी हैं, उन्होंने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें लालू यादव की तबीयत पहले से बेहतर है, उन्हें दिल्ली जाकर सारा टेस्ट कराना चाहिए, यह बेहतर होगा।
गोवा के मुख्यमंत्री का दावा कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार 6 जुलाई को घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार में सत्ता संभालने के 100 दिनों के भीतर राज्य में हिंदुओं का धर्मांतरण बंद हो गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक गोवा के पणजी में आज 100 दिनों की कार्रवाई पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सावंत ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर एक पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने धर्म परिवर्तन पर कड़ा रुख अपनाया है। हमने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोक दिया है जो पहले हो रहा था। उन्होंने कहा कि वर्षों से हो रहे धर्मांतरण को रोक दिया गया है। हमने अवैध भूमि अधिग्रहण मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। इससे पहले मई में सावंत ने कहा था कि अतीत में नष्ट कर दिए गए सभी मंदिरों का फिर से निर्माण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने पुर्तगाल शासन के दौरान ढा दिए गए मंदिरों को पुनः स्थापित करने के लिए एक बजटीय आवंटन किया है। सावंत ने यह बात RSS की साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर एवं पांचजन्य के 75 साल पूरे होने पर आयोजित एक मीडिया संगोष्ठी पर कही थी। उन्होंने कहा कि 450 साल के पुर्तगाल शासन के दौरान हिंदू संस्कृति नष्ट की गई और कई लोग धर्मांतरित किए गए। प्रदेश में मंदिरों को नष्ट किया गया। हम उन सभी को जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जहां भी मंदिर ढा दिए गए हैं उनका फिर से निर्माण किया जाना चाहिए। यह मेरी दृढ़ मान्यता है। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड का बिहार से जुड़ा तार। राजस्थान के उदयपुर में ट्रेलर कन्हैयालाल की हत्या का कनेक्शन बिहार से जुड़ गया है। भागलपुर जिले के मांझीपुर के रहने वाले मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी को इस मामले में हैदराबाद में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने उससे पूछताछ की है। उसे हैदराबाद के संतोष नगर इलाके में हिरासत में लिया गया है। अब उसे 14 जुलाई को पूछताछ के लिए जयपुर SP और NIA के पास उपस्थित होने को कहा गया है। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि मुनव्वर हुसैन अशरफी हैदराबाद में ही रहता है। वहां पर लोगों को धर्म पर शिक्षा देता है। इसके लिए और ऑनलाइन क्लास भी वह चलाता है। राजस्थान के टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड में एक आरोपित ने मुनव्वर हुसैन अशरफी को फोन किया था। कहा जा रहा है कि NIA ने मंगलवार को सबसे पहले उसके घर की तलाशी ली। उसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद NIA ने उसे छोड़ दिया। मांझीपुर के रहने वाले मुनव्वर हुसैन अशरफी के ससुर इश्तियाक आलम के अनुसार उसका दामाद पिछले 15 सालों से हैदराबाद में रह रहा है। वह 5 भाई हैं। इसमें से 4 बाहर ही रहते हैं। उसके 2 भाई मुंबई और 2 हैदराबाद में रहते हैं। एक भाई गांव के ही स्कूल में शिक्षक है। कहा तो ये भी जा रहा है कि NIA की टीम जांच के लिए भागलपुर आ सकती है। दरअसल कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में की जांच NIA और SIT की टीम कर रही है। जांच के दौरान हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज के तार विदेशों के बाद देश के कई शहरों से जुड़ रहे हैं। जांच के दौरान पता चला कि कराची में इन लोगों ने ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद कानपुर, हैदराबाद और अब भागलपुर का कनेक्शन सामने आया है। बता दें कि उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल ने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर की थी। इसके बाद उसे धमकियां मिल रही थी। इसके कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तालिबान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा ने ये बात कही है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अन्य देशों पर हमले के लिए नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करने की अपील की। पिछले साल काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में तेजी की आशंका को लेकर भारत और क्षेत्र के कई अन्य देशों में लगातार चिंता व्यक्त की गई है। इस बीच उनकी टिप्पणियां आई। तालिबान ने कहा कि वह 2020 में अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए गए एक समझौते का पालन कर रहा है, जिसमें उन्होंने आतंकवादियों से लड़ने का वादा किया था। पिछले साल अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से तालिबान ने बार बार कहा है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल अन्य देशों पर हमले करने के लिए नहीं किया जाएगा। अखुंदजादा ने ईद उल अजहा की छुट्टियों से पहले अपने संबोधन में कहा कि हम अपने पड़ोसियों, क्षेत्र और विश्व के आश्वस्त करते हैं कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल किसी अन्य देश की सुरक्षा को खतरा डालने के लिए नहीं करने देंगे। तालिबान के आध्यात्मिक गुरु अखुंदजादा ने ईद उल अजहा पर अपने संदेश में कहा, परस्पर संपर्क और प्रतिबद्धता के ढांचे के तहत हम अमेरिका समेत विश्व के साथ अच्छा राजनयिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध चाहते हैं और हमारा मानना है कि यह सभी पक्षों के हित में है। उल्लेखनीय है कि काबुल में उलेमा और कबायली सरदारों की 3 दिवसीय
सभा बीते शनिवार को संपन्न हुई, जिसमें तालिबान शासन के लिए समर्थन मांगा गया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश की तालिबान नीति सरकार को मान्यता देने की अपील की गई। अखुंजादा ने दक्षिण कंधार प्रांत स्थित अपने ठिकानों से काबुल पहुंचकर शुक्रवार को सभा को संबोधित किया था। तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद से अखुंजादा का काबुल का पहला दौरा माना जा रहा है। बता दें कि भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद महमूदजे ने पिछले महीने कहा था कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद पूरे मुल्क में आतंकी गतिविधियों में खासी बढ़ोतरी हुई है और अफगानिस्तान की अशरफ गनी नीति सरकार ने नियुक्त किया था। बोला नशे में था, नुपुर को धमकी देने वाले सलमान चिश्ती को समझाते अजमेर पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को धमकी देने के मामले में राजस्थान के अजमेर में दरगाह के खादिम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खादिम पुलिस की गिरफ्त में आते दिख रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अजमेर पुलिस पर सवाल खड़े हो गए। दूसरी तरफ इस वीडियो के सामने आने के बाद अजमेर दरगाह के डीएसपी संदीप सारस्वत को एपीओ किया गया है। एपीओ यानी अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, इसे दूसरे शब्दों में कहें तो लाइन हाजिर कर दिया गया है। गिरफ्तारी के समय सलमान को नशे में होने की बात कहकर बचाव करने की सलाह देते नजर आ रहे थे सारस्वत, और वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने जारी किए एपीओ आदेश। दरअसल वीडियो में पुलिस खादिम से ये कहते सुनाई पड़ती है कि तू कहना कि नशे में था ताकि तू बच जाए। सोशल मीडिया पर बीते दिनों अजमेर की सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल होता दिखा है। इस वीडियो में सलमान नुपुर शर्मा पर विवादित टिप्पणी करते दिखा और सलमान ने खुले शब्दों में कहा कि नुपुर शर्मा की गर्दन लाने वाले को वो अपना मकान दे देंगे। सलमान के इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस पूरे मामले पर अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वीडियो में अशोक गहलोत की पुलिस सलमान को समझाते साफ दिख रही है, जिसमें उसे बचाया जा सके। क्या कांग्रेस के शासन में हिंदू जीवन मायने रखता है? गौरतलब है कि सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस ने चिश्ती के बारे में बात करते हुए बताया कि सलमान पर पहले से 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें हत्या की कोशिश से लेकर हत्या के मामले शामिल हैं। यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। यूपी चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। विरोधियों के आगे झुकने को तैयार नहीं ब्रिटिश पीएम, इस्तीफे की सलाह देने वाले मंत्री को किया बाहर। बकरीद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, विवादित जगहों पर न हो कुर्बानी, कांवड़ यात्रा पर दिए यह सख्त निर्देश। दिल्ली सरकार ने शुरू की मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम, श्रमिकों को मिलेगी बेहतर जिंदगी। और काली विवाद के बीच अब नीलामणि निकले का एक और नया ट्वीट आया सामने। शिव पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हापुड़ के पौष एरिया में गंदगी देख भड़के मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के जनपदों में मंत्री दौरा करने निकले हैं, जहां जनपदों की समीक्षा की जा रही है। और इसी क्रम में बुधवार को राज्य मंत्री दिनेश खटिक और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी समीक्षा बैठक करने जनपद हापुड़ पहुंचे, जहां ग्राम अच्छेजा स्थित प्राइमरी स्कूल में राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने बच्चों से बात की। उसके बाद हापुड़ के पौष एरिया कहे जाने वाले रेलवे रोड पर नगर पालिका परिषद की सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। नगर पालिका के अधिकारियों का दावा था कि मानसून आने से पहले ही शहर के नालों की सफाई करा देंगे, जिससे कहीं भी जल भराव की स्थिति न होने पाए। लेकिन दूसरी तरफ राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने जब नगर की सफाई व्यवस्था की जांच की तो देखा कि नाले गंदगी से अटे पड़े हैं।
गंदगी का ढेर सड़क पर लगा पड़ा है। इस पर उन्होंने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय गौतम से बात की। उन्होंने बताया कि सर 3 दिन पहले यहाँ पर सफाई हुई थी। इस पर राज्य मंत्री दिनेश खटीक नाराज होकर बोले कि यहाँ 3 दिन की सफाई तो नहीं लग रही। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को जमकर लताड़ा। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटीक और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। 12 सपा एमएलए पल्लवी पटेल सपा एमएलए पल्लवी पटेल के बीमार होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। अपना दल की नेता और सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल की तबीयत मंगलवार रात अचानक से बिगड़ गई। वे अचानक से बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया गया। अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि कौशाम्बी जनपद के सिराथू से सपा के लोकप्रिय विधायक पल्लवी पटेल जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ है। भगवान से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हालांकि प्रारंभिक जांच में स्थिति सामान्य पाई गई है। तो वहीं अस्पताल के विधायक के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि उनकी हालत ठीक है। पल्लवी पटेल को अभी न्यूरो के आईसीयू में डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अस्पताल के मुताबिक बुधवार को उनकी प्रारंभिक जांच हुई, जिसमें सब कुछ सामान्य पाया गया है। सपा विधायक अभी न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर ऋत्विज बिहारी एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी की निगरानी में है। यहाँ न्यूरो डिपार्टमेंट विशेषज्ञों की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। बता दें कि पल्लवी पटेल विधानसभा चुनाव 2022 में खासी सुर्खियों में आई थी। तब राज्य के डिप्टी सीएम और दिग्गज बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा के टिकट पर सिराथू से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है। अवैध कॉलोनियों पर चला यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना प्राधिकरण ने भूमाफियाओं की अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर 51,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यह जमीन करोड़ों रुपए की बताई जा रही है, जिस पर माफियाओं का कब्जा था। इस जमीन पर लोगों ने शराब की दुकानें, ढाबा और अन्य तरीके से अवैध कब्जा कर लिया था। इन लोगों के खिलाफ कोतवाली में भी शिकायतें की गई। यमुना प्राधिकरण के एसीईओ रविंद्र कुमार ने बताया कि प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र मथुरा और आगरा तक है। उक्त जमीन पर प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन 10 से 12 लोगों द्वारा जमीन पर अवैध रूप से शराब की दुकान और ढाबे बने हैं। टीम ने इन पर नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। प्राधिकरण के अतिक्रमण हटाने दस्ते के नोडल अफसर ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में बुलडोजर चलाया गया है और 51,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया गया। एसीओ रविंद्र कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कई ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया है जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया था और इन लोगों को कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर आज कार्रवाई की गई। अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थी, टीम ने जाकर कब्जा मुक्त कराया है। असम में बाढ़ के हालात में मामूली सुधार देखने को मिला। 9.68 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ में प्रभावित हुए थे। असम में बाढ़ से मची तबाही के कारण वहां सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के चलते लाखों लोगों ने अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो वहीं अब बाढ़ के हालात में कुछ सुधार देखने को मिला है। हालांकि कल भी असम में बाढ़ के चलते 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 186 हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक असम के 15 जिलों में 9.68 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए। तो वहीं मंगलवार 5 जुलाई को असम के 16 जिलों में 11.17 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित थे। असम में बाढ़ का कहर बरकरार है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ के हालातों पर जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को बाढ़ के कारण असम के 2 जिलों कामरूप और नगांव में 2 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि असम में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला कछार है और अकेले कछार जिले में बाढ़ से 5.7 लाख लोग प्रभावित हैं। कछार के बाद बाढ़ से दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित जिला नगांव है, जहां पर 1.89 लाख लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो वहीं बाढ़ से मोरीगांव 1.58 लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। असम में बाढ़ को लेकर राहत और बचाव कार्य जारी है। राज्य अधिकारियों के मुताबिक असम में 295 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें 1,35,166 लोगों ने शरण ले रखी है। वहीं कई अन्य सामाजिक संगठन भी असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद मुहैया करा रहे हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही हैं।
ओडिशा के विधायक ने 58 साल की उम्र में पास की 10वीं की परीक्षा। सत्तारूढ़ बीजेडी के विधायक अंगद कन्हार ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पास कर ली है। 58 वर्षीय विधायक ने 72% अंक हासिल किए। तो इस साल कंधमाल जिले के पीताम्बरी गांव के रुजंगी हाई स्कूल में परीक्षा देने के लिए गए थे। अपने परिणाम की खबर मिलते ही कन्हार ने एक मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने जिस स्कूल में परीक्षा दी थी उसके शिक्षकों, उनके मतदाताओं, दोस्तों ने उन्हें बधाई दी। वह पारिवारिक समस्याओं के कारण 1978 में परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। विधायक ने कहा, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा। उन्होंने कहा, शिक्षा के संबंध में रिटायरमेंट आयु तय नहीं है। बता दें कि उड़ीसा के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार 6 जुलाई को 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए थे, जिसमें 90.55% विद्यार्थियों को पास घोषित किया गया। उड़ीसा के स्कूल एवं शिक्षा मंत्री एस.आर. दास ने कहा कि हाई स्कूल प्रमाणन परीक्षा में 8,925 स्कूलों के कुल 5,26,818 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इस बार परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की गई थी। दास ने कहा कि हालांकि पिछले साल परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 97% तक था और परीक्षा का परिणाम कक्षा 9 के प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर तय किया गया था, इस बार विद्यार्थियों ने जिस तरह से अंक अर्जित किए हैं वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में 92.37% छात्राओं को उत्तीर्ण घोषित किया गया, जबकि 88.77% छात्रों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार। यूपी चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। विरोधियों के आगे झुकने को तैयार नहीं ब्रिटिश पीएम। इस्तीफे की सलाह देने वाले मंत्री को किया बाहर। बकरीद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, विवादित जगहों पर न हो कुर्बानी। कांवड़ यात्रा पर दिए यह सख्त निर्देश। दिल्ली सरकार ने शुरू की मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम। श्रमिकों की मिलेगी बेहतर जिंदगी। और काली विवाद के बीच अब नीलामणि में क्ले का एक और नया ट्वीट आया सामने। शिव पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया।